स्वागत है। मेरे सामने एक Honor 400 Pro है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। साथ ही डिवाइस पर एक त्वरित नज़र और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। शायद मुझे इसे काटने के लिए एक तेज़ चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे शायद ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लीजिए, यह अब पूरी तरह से हो गया। एक और दो। किसी कारणवश यहाँ पीछे एक एनर्जी स्टिकर लगा हुआ है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी फ़ोन पर ऐसा देखा हो। अब इसे खोलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक मुझे लगता है मोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, शायद स्क्रीन की सुरक्षा के लिए। फिर खुद फ़ोन है। इसके नीचे हमें चार्जिंग केबल मिलती है, जो कि टाइप सी से टाइप सी है, और कुछ कागजात, और बस इतना ही। तो यहाँ एक्सेसरीज़ की मात्रा वाकई बहुत ही कम है, यहाँ तक कि इस फ़ोन के लिए कोई केस भी नहीं है, जो मैं एक चीनी ब्रांडेड फ़ोन से आमतौर पर उम्मीद करता हूँ। लेकिन खैर, शायद हुआ भाई ऐसा नहीं सोचता। माफ़ कीजिए ऑनर, क्योंकि जाहिर है ये बड़ा फ़र्क है। खैर, तो चलिए अब हम डिस्प्ले से ही शुरू करते हैं विस्तार से। यह 6.7 इंच की डिस्प्ले है, जो कि एक पारंपरिक आकार है, और इसका रेजोल्यूशन 1280 बाय 880 पिक्सल है। असल में मुझे बस इसे थोड़ा और विस्तार से दिखाने दीजिए। ये थोड़ा सा GSM अरीना को भी श्रेय देने जैसा है, जहाँ से मैं ये सभी डेटा ले रहा हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास एमोलेड डिस्प्ले भी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR विविड 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और फिर 89.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ 460 पिक्सल प्रति इंच की डेंसिटी है। तो यह था डिस्प्ले के बारे में एक विस्तृत जानकारी। सच कहूँ तो यहाँ आपके पास इन दोनों शानदार फ़ोनों के बीच एक सीधी तुलना है। तो ये है नया और प्रभावशाली S25 एज, और ये दूसरा फ़ोन, जिसे ज़्यादा समय पहले नहीं बल्कि ठीक 22 मई को ही लॉन्च किया गया था। और एक फ़ोन ऐसा लगता है जैसे वह 3 साल पुराना है, जबकि दूसरा अपने बेजल्स के साथ पूरी तरह से आधुनिक और समकालीन लगता है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा। आप इसे बिल्कुल साइड बाय साइड देख सकते हैं। दोनों का स्क्रीन साइज लगभग एक जैसा ही है, लेकिन एक का लुक और अनुभव बिल्कुल ही अलग है, मैं कहूँगा। अब मैं यहाँ सैमसंग की बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक अवलोकन है, एक निष्पक्ष अवलोकन। सैमसंग अब भी कुल मिलाकर उतना खास नहीं है, लेकिन मैं बस आपको ये तुलना दिखाना चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी कैसी दिखती है बनिस्बत ऑनर के, जो बस महंगे दामों पर डिवाइस बेचने लगता है, जबकि उनमें बहुत कम बदलाव होते हैं। ये लगभग हर उस फ़ोन जैसा ही दिखता है जो उन्होंने पिछले आधे दशक में लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क शायद प्रोसेसर का होगा, जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, और पीछे के कैमरे और कैमरा बम्प का डिज़ाइन, बस इतना ही फ़र्क है। मुझे शायद स्पेसिफिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे। तो डिस्प्ले की बात हो गई, अब चलिए इस केस में कैमरों के बारे में बात करते हैं। तो पीछे की तरफ हमारे पास जो दिख रहा है वह एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और पहली नज़र में बिना यहाँ देखे भी मैं पहले ही देख सकता हूँ कि ये वाकई में एक काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप लग रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है 200 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर वाइड सेंसर, 50 मेगापिक्सल f2.4 टेलीफोटो, और 12 मेगापिक्सल 2.2 अल्ट्रा वाइड, जो आपको 4K रिकॉर्डिंग करने की सुविधा देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें फ्रेम रेट के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन मेरा अनुमान है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, तो मेरा अनुमान है कि यह शायद 4K 60 को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरी उम्मीद है। वैसे सामने की तरफ भी हमारे पास 50 मेगापिक्सल का सेल्फी वाइड कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वो एक स्टिकर कैमरा है, आइए उसे गिनते नहीं है। तो बस एक ही कैमरा है, जिसमें एक परेशान करने वाला चौड़ा होल पंच कैमरा है, जो सिर्फ परेशानी के लिए है। अब अगर हम अंदरूनी हिस्सों की बात करें, ओह चलिए इसे ज़रा विस्तार से देख लेते हैं। अब जब मैं अपना सैमसंग गैलेक्सी S25 नॉर्मल वाला लाता हूँ, तो इसकी मोटाई लगभग उतनी ही है जितनी की अपेक्षित है। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यह एक एज है, तो आप देख सकते हैं कि एज थोड़ा पतला है, लेकिन वास्तव में इतना भी नहीं। ठीक है, ये है
अगर हम सिर्फ बॉडी को गिने, कैमरा बम्प को नहीं, तो ये हल्का सा पतला है। बम्प्स के साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ सचमुच एक खड़ी चट्टान जैसी संरचना है जो काफ़ी उभरी हुई दिखती है, जबकि दूसरी ओर यहाँ भी कैमरा बम्प का आकार छोटा नहीं है, बल्कि यह भी काफ़ी बड़ा और ध्यान देने योग्य है। और वास्तव में उन दोनों के शरीर में लगभग एक ही प्रकार का उभार है, तो हाँ, खैर। तो चलिए यहीं आंतरिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं ऊपर स्वाइप करने वाला हूँ। और हमारे पास स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 है, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। 128 माफ़ कीजिए, 120 नहीं, 12 गीगाबाइट रैम, जो वास्तव में यहाँ एकमात्र विकल्प है, लेकिन दो अलग अलग स्टोरेज विकल्प हैं, 256 और 512। तो आधा टेराबाइट बिना एक्सपेंडेबल स्टोरेज के। और बैटरी की बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही प्रभावशाली 5300 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। यह विशेष रूप से यूरोप के बाज़ारों के लिए है। और 6000 मिली एम्पियर आवर बाकी दुनिया आरओ के लिए है। असल में मुझे अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि आरओ का सटीक अर्थ क्या है। ये थोड़ा अजीब है कि बैटरी साइज़ में इतना बड़ा और उल्लेखनीय फ़र्क है, जबकि दोनों में ही अत्याधुनिक सिलिकॉन कार्बन आधारित बैटरी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब जो लोग नहीं जानते इसका क्या मतलब है, सिलिकॉन कार्बन बैटरियां असल में नई तरह की बैटरियां हैं जो यह संभव बनाती हैं कि बैटरी का भौतिक आकार तो वही रहे, लेकिन उसकी क्षमता यानी उसमें कितने मिली एम्पियर हैं वह ज़्यादा हो सके। और यही वजह है कि उदाहरण के लिए फ़ोन में पहले 5000 मिली एम्पियर की बैटरी होती थी, जो अब बढ़कर 6500 मिली एम्पियर तक पहुंच गई है। आकार कभी नहीं बदला, लेकिन बैटरी का प्रकार बदल गया, जिससे अब वह ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है। तो यहाँ हमारे पास नया मॉडल है और इस साइज़ के फ़ोन के लिए 6000 मिली एम्पियर सही है। तो 5300 वाली बैटरी शायद असल में सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक लिथियम आयन बैटरी है। मैं ये सीधे स्पेसिफिकेशन से कह रहा हूँ। और 5300 को देखते हुए आम तौर पर इस साइज़ के फ़ोन में यही देखने को मिलता है, या कम से कम 5000। ये 300 का अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं है उससे। अब चार्जिंग स्पीड की बात करें तो हम 100 वॉट वायर्ड चार्जिंग देख रहे हैं, लेकिन बॉक्स में कोई चार्जर नहीं दिया गया है। और वे ये प्रचार कर रहे हैं कि आपको 15 मिनट में 50% या ज़्यादा सटीक कहें तो 51% चार्ज मिल जाएगा। और 40 मिनट से भी कम समय में 100% तक चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। हमारे पास 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है और 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी उपलब्ध है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ सैमसंग भी है, तो आपको कुछ भी बताने से पहले चलिए इसकी कीमत पर एक नज़र डालते हैं। तो हम इस फ़ोन के लिए लगभग करीब 800 यूरो की कीमत देख रहे हैं, जिसमें टैक्स पहले से ही शामिल है। और मुझे लगता है कि 800 यूरो की कीमत शायद $1200 की तुलना में ज़्यादा सटीक होगी। मुझे नहीं लगता कि वह सही है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अमेरिका में नहीं रहता, तो मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से जांच भी नहीं सकता। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये 800 यूरो ही है। अगर ये 1100 होता तो किसी चीनी फ़ोन के लिए यह कीमत बिल्कुल पागलपन होती। तो आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जो मेरे पास यहाँ है, यानी S25 एज, उससे तुलना की जा सकती है। और इसके अलावा इसमें लोअर एंड प्रोसेसर है, यानी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जबकि इस कीमत पर 8 हीलिट होना चाहिए था, जो कि पहले से ही एक डाउनग्रेड है। अ, हमारे पास कहीं बड़ी बैटरी है और इसमें तो 4000 मिली एम्पियर भी नहीं है। साइज़ वही है, बस ये थोड़ा पतला है। ये 300 और 900 है। ये 5 गुना अधिक तेज़ी से चार्ज होता है, क्योंकि ये वास्तव में क्या करता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 24-25 वॉट केबल से चार्जिंग मिलती है। और मुझे लगता है वायरलेस में 15 वॉट था। तो ये वायरलेसली इस बेकार फ़ोन की तुलना में केबल से कहीं ज़्यादा तेज़ और प्रभावी ढंग से चार्ज होता है। और यह भी बिना S25 की किसी और लाइन ऐप के बारे में पूछे, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात है जो ध्यान देने योग्य है। यहाँ तक कि अल्ट्रा, जो काफ़ी मोटा है, वह भी मुझे लगता है कि सिर्फ 40 वॉट तक की वायर्ड चार्जिंग ही सपोर्ट करता है। फिर से ये फ़ोन पूरी तरह से उसे पीछे छोड़ देता है, जबकि इसमें ज़्यादा बैटरी क्षमता भी है अगर हम सिलिकॉन की बात करें। यहाँ तक कि अगर हम यूरोपियन वर्जन देखें, जिसमें कथित तौर पर 5.3 के बैटरी है, अल्ट्रा में अगर मुझे सही याद है तो सिर्फ 5 ही है। तो फिर से कहीं बड़ी बैटरी है, कहीं तेज़ चार्जिंग है। बैटरी लाइफ के मामले में कुल मिलाकर बेहतर अनुभव है, मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नुकसान प्रोसेसर ही होगा। इस कीमत पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलना थोड़ा निराशाजनक है। ये ऑनर है, तो सच कहूँ तो मैंने इतना तो उम्मीद की ही थी।
ऐसा नहीं है कि वे कभी भी समय पर पार्टी में आते हैं। तो इस तरह के एक शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आप चाहें तो, अगर आप चीनी फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं तो आप चाहें तो ZTE जैसा कुछ ले सकते हैं। क्या है वो, न्यूबिया Z20 अल्ट्रा। ये निश्चित रूप से कैमरों के लिए एक बहुत ही अच्छा, बल्कि एक असाधारण रूप से अच्छा फ़ोन होगा, क्योंकि इसमें सचमुच एक्टिव शटर वाले कैमरे हैं। तो ये फ़ोटो के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। ये बस इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये असल में साइज़ के हिसाब से लगभग बराबर ही है, बस थोड़ा ज़्यादा चौकोर है क्योंकि इसके किनारे ज़्यादा स्क्वायर हैं। कोई कैमरा बम्प बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है जो कि एक काफ़ी शानदार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा इसमें नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलेगा जो कि इसमें पहले से मौजूद प्रोसेसर से काफ़ी बेहतर है, और इसकी अनुमानित कीमत 800 यूरो से भी कम होगी। तो हाँ, फिर से ऑनर ने यहाँ पर हमें कुछ भी खास नहीं दिया है, तो हाँ, ये एक निराशाजनक बात है जो काफ़ी स्पष्ट है। खैर, तो बस इतना ही था। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।